बोल, वरना मैं तुझे जिंदा छील दूंगा जैसे मैंने बाकियों को किया। मैं सामने बैठे आदमी को धमकाता हूँ, जो कुर्सी पे बंधा है, जंजीरों में जकड़ा, सिर से पांव तक अपने ही खून से लथपथ। वो उन गुंडों में से एक है जो उस हमले के पीछे थे जिसमें 78 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। मेरे सोर्सेस के मुताबिक ये लोग एक बड़ा आतंकी हमला प्लान कर रहे हैं और मैं इन कमीने लोगों को इस बार कामयाब होने नहीं दूंगा। सब जल जाएंगे। उसे तुम्हारा खून चाहिए और वो इसे पाएगा। उसे कोई फिक्र नहीं पड़ता कि कौन मरेगा इस रास्ते में, उस आदमी ने कड़वी आवाज में कहा। उसके लफ्ज सुनकर मेरा गुस्सा और भड़क गया और मैंने जोर से उसके चेहरे पे मुक्का मारा। फिर मैंने एक गरम लोहे की रॉड उठाई और उसके हाथ को जोर से उसके इर्द गिर्द लपेट दिया। उसकी चमड़ी जलने लगी। उस कमीने की दर्द भरी चीखें कैदखाने में गूंजने लगीं। अब बोलना शुरू करेगा या नहीं? मैं अपने दांत पीस कर गुस्से से बोलता हूँ। उसकी आंखें लाल हैं और चेहरा गुस्से से तप रहा है, लेकिन मुझे पता है कि अब ये ज्यादा देर तक ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और अब कभी भी सच बोल देगा। उसका इरादा तेरी भतीजी को मारने का था, लेकिन अफसोस वो छोटी सी कमीनी बच गई और बाकी के 78 बच्चे मर गए। लेकिन वो फिर लौटेगा। इस बार वो कोई गलती नहीं करेगा। तू जानता है उसे तेरी जरूरत है और वो तुझे अपने साथ करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, मैंने वो गरम लोहे की रॉड उसके गले में डाल दी और वो तुरंत मर गया। कैसे सोच लिया इसने कि ये मेरी भतीजी मेरी रूह को मार सकता था? मैं कैदखाने से निकलता हूँ, गुस्से से तपता हुआ, किसी को मार देने की तमन्ना करता। इस खतरनाक पोजीशन में रहना मेरी जिंदगी हमेशा खतरे में डालती है, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगता। लेकिन जब बात मेरी फैमिली की आती है, तब मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और इंजन तुरंत स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी को न्यूयॉर्क की सड़कों पर दौड़ाता हूँ, सारे स्पीड लिमिट्स को क्रॉस करता हुआ। वैसे भी मुझे इसकी परवाह नहीं है, ये शहर मेरा है और पिछले 5 सालों में सबको ये बात पता चल गई है। मैं अपनी गाड़ी को तेज मोड़ में ले जाता हूँ जब देखता हूँ कि किसी ने अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के आगे घुसा दी। उस कमीने को आज मरने का शौक चढ़ा है। मैं अपनी बंदूक निकालकर उस गाड़ी के टायर्स पर गोली चला देता हूँ जो मेरी गाड़ी के सामने आई थी। उसकी गाड़ी स्पीड में थी और तुरंत पलट गई, 5 से ज्यादा बार उलट गई। मैं गाड़ी रोककर ये देखने नहीं उतरा कि उसके अंदर का क्या हुआ। थोड़ी देर बाद मैं अपनी गाड़ी एक जाने पहचाने वेयरहाउस के सामने रोकता हूँ और जल्दी से उतरता हूँ। गार्ड्स मुझे देखते हैं और बिना किसी रुकावट के अंदर जाने देते हैं। मैं सीधे सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे तक पहुंचता हूं जहां मुझे यकीन है कि मैं जिस आदमी को ढूंढ रहा हूं वो होगा। जैसे ही मैं कमरे का दरवाजा खोलता हूं, उसकी नज़र मेरी नज़र से टकराती है और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। बिना किसी सोच विचार के मैं उसकी तरफ बढ़ता हूं और उसे कॉलर से पकड़कर दीवार से लगा देता हूं। तूने ऐसा क्यों किया? मैं गुस्से से पूछता हूं। मुझे दोष मत दे। मैंने बड़े तमीज से तुझसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन तूने हमेशा मना कर दिया। तूने ये साफ कर दिया कि तू कभी वापस नहीं आएगा, तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, उसने जवाब दिया, बिना इस बात की चिंता किए कि मैं उसे अभी मार सकता हूँ। तूने सिर्फ इसलिए मेरी भतीजी को मारने की कोशिश की क्योंकि मैंने तेरी माफिया ज्वाइन करने से मना कर दिया? तुझे क्या लगता है मैं तुझे इस बात के लिए जिंदा छोड़ दूंगा? मैं दांत पीस कर बोलता हूँ। वो हंस पड़ता है और मेरी आंखों में देखकर कहता है, मुझे यकीन है तू मेरे सिर के एक बाल को भी छू नहीं सकेगा, क्योंकि तुझे पता है अगर तूने ऐसा किया तो तेरी पूरी फैमिली, जिसे तू कहता है तू नफरत करता है, जल जाएगी और तू देखता रहेगा। मैं अपना हाथ उसके गले के इर्द गिर्द लपेट लेता हूँ, उसकी सांस बंद करते हुए। मेरी फैमिली और मेरी भतीजी से दूर रह, वरना तुझे इस दुनिया से मिटा देना मेरे लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने आखिरी बार उसे धमकाया, उसका गला छोड़ने से पहले। वह तेज सांस लेने लगता है और अपना इन्हेलर निकालता है ताकि कुछ हवा पकड़ सके। उसकी आंखें अब आंसुओं से भरी हुई हैं और गुस्से से मुझे घूरता है जब मैं उसकी कुर्सी पर बैठे उसके सामने बैठता हूँ। तू वापस आएगा और मैं वादा करता हूँ, ये जरूर होगा। उसकी तरफ ध्यान दिए बिना मैं उठता हूँ और चलने लगता हूँ,
लेकिन अचानक रुकता हूँ और अपनी बंदूक निकालता हूँ। मैं घूमता हूँ और बिना किसी चेतावनी के उसकी टांग पे गोली मार देता हूँ। वह दर्द से चिल्लाने लगता है और कुछ ही देर में उसके 10 से ज्यादा आदमी कमरे में आ जाते हैं। सब अपनी बंदूक मेरी तरफ तान लेते हैं, लेकिन मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना सिर झुकाकर उसकी हालत देखकर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसका मजाक उड़ाता हूँ। ये इसलिए था क्योंकि तूने मेरी भतीजी को चोट पहुंचाने की सोची भी थी। अब मैं चलता हूँ, और ये कहते ही मैं वहां से निकलता हूँ और उसके आदमी में से कोई भी मुझ पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं करता। ये वही लोग हैं जिनके साथ मैं 9 साल पहले काम करता था। जिसे मैंने अभी गोली मारी, वो वही आदमी है जिसने मुझे माफिया दुनिया से मिलवाया था जब मैं न्यूयॉर्क पढ़ाई के लिए आया था। मेरे दोस्त मुझे अंडरग्राउंड फाइटिंग दिखाने ले गए थे और उस दिन मुझे यहाँ के अंडरवर्ल्ड के बारे में पता चला। मैं उन लड़ाइयों में बार बार जाने लगा और एक दिन खुद लड़ने का फैसला किया। उस दिन जब मैंने एक आदमी को हराया तो यह आदमी इम्प्रेस्ड हुआ और मुझे मिलने के लिए कहा। जवानी के बीच के सालों में आसान होता है किसी चीज से प्रभावित होना, और मेरे साथ भी वही हुआ। मैं उससे मिला और उसने मुझे अपनी माफिया के बारे में बताया, उनका काम और पैसा कैसे बनता है। ये सब जानकर मैं काफी प्रभावित हो गया और तुरंत उसका हिस्सा बन गया। 5 साल उसके साथ काम करने के बाद और अपनी जिंदगी तबाह करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह जिंदगी मेरे लिए नहीं है। यह वो जिंदगी नहीं थी जिसमें मेरे मम्मी पापा मुझ पर गर्व करते। मैं इस सब से दूर जाना चाहता था, लेकिन जा नहीं पाया। तभी मेरी मुलाकात एड्रियन और गियो से हुई। एड्रियन के पास जो पैसा और ताकत थी, उसकी मदद से मैं उस गंदी जिंदगी से निकल गया और न्यूयॉर्क में अपनी रियल एस्टेट कंपनी शुरू की। अब जब मैं वापस इस शहर में आया हूँ और अपनी खुद की अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है जो बेकार के हत्या करने के बजाय मानव तस्करी, बच्चों का रेप और औरतों के शोषण को रोकने के लिए काम करती है, यह आदमी चाहता है मैं वापस उसके गंदे माफिया का हिस्सा बनूं। वह चाहता है मैं उसकी माफिया को संभालूं और लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके मोटी रकम कमाऊं। लेकिन यह कभी नहीं होगा, और मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। अगर उसने मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उसका अंत बहुत ही दर्दनाक होगा। मैं वेयरहाउस से निकलता हूँ और अपनी गाड़ी में बैठकर पेंटहाउस वापस जाने लगता हूँ। रास्ते में मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज करता हूँ और गाड़ी चलाता रहता हूँ। जब सिग्नल रेड होता है तो मैं अपनी गाड़ी रोकता हूँ और सीधा सामने देखने लगाता हूँ। अचानक से एक औरत जिसके बालों में एक पिंक बो लगा है मेरी गाड़ी के सामने से गुजरती है और मेरा दिमाग सीधा एक खास इंसान की तरफ चला जाता है। एक ऐसी शख्सियत जो अभी हाल ही में मेरे पेंटहाउस के सामने वाले पेंटहाउस में शिफ्ट हुई है, जो लाजवाब कुकीज बनाती है, जितना भी मुझे यह बात पसंद नहीं। और एक ऐसी जो मुझसे दूर रहे अगर अपनी भलाई चाहती है। एमिलिया विलियम्स, मेरे सबसे अच्छे दोस्त की छोटी बहन, वह दिक्कत है जो मैं अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। उसकी बड़ी सी हरी आंखें, तीखे लेकिन नरम चेहरे के नाखुनक्षा, लंबी पलकें, आंखों के नीचे छोटी छोटी फ्रीकल्स और उसका वह कमाल का जिस्म, सब कुछ अब अलग लगता है। वह लड़की जो मैं 5 साल पहले जानता था, अब कहीं खो चुकी है। मेरा दिमाग 2 दिन पहले की रात की तरफ चला जाता है और मैं स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता हूँ। जिस तरह उसने अपनी लंबी पलकों को झपकाया, यह दिखाने के लिए कि वह मासूम है जो रात के 12 बजे कुकीज ले आई थी, और जिस तरह वह मेरे चेहरे के बस कुछ इंच दूर थी और अपने होठों को चाटती, वह सब मुझे असर कर रहा था। नहीं, नहीं कर रहा। वह सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत है, वह मुझ पर असर नहीं कर सकती। मैं अपना सर हिलाता हूँ और गाड़ी दोबारा चलाने लगाता हूँ जब लाइट ग्रीन हो जाती है। मैं पेंटहाउस वापस लौट आता हूँ बिना अपने ख्यालों को उसके आसपास घूमने दिया। मैं अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और मेरे लैब पर जहर बैठा हुआ है। जहर मेरी जिंजर कैट का नाम है जो आद्या ने मुझे 2 साल पहले दी थी। उसने कहा था कि अगर मेरे पास एक पेट होगा तो मैं बिजी और खुश रहूंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हर और मैं एक जैसे हैं, बस अलग शरीरों में। जहर को लोगों से उतनी ही नफरत है जितनी मुझे। वो किसी को भी छूने नहीं देती, सिवाय मेरे, रूह, आद्या और एड्रियन के।
मेरा फ़ोन बजता है, मेरा ध्यान काम से हटता है। मैं अपना लैपटॉप बंद करता हूँ और फ़ोन उठाता हूँ, देखने के लिए कि इस वक्त कौन रैंडम नंबर से कॉल कर रहा है। दीवार की घड़ी पर नज़र डालता हूँ, टाइम है 12:01 AM। मैं अपनी नाक के बीच को दबाता हूँ, कॉल उठाता हूँ और कान पर लगाता हूँ, साथ में पानी का एक ग्लास उठाकर एक घुट लेता हूँ। हेलो? कौन है? मैं पूछता हूँ जब दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती। कोई है वहाँ? मैं फिर से पूछता हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। मैं कॉल काट रहा हूँ, मैं दूसरी तरफ वाले को बताता हूँ और फ़ोन हटाने ही वाला था जब एक आवाज़ सुनाई देती है जो मेरे खून को ठंडा कर देती है और उन यादों को वापस ले आती है जो मैंने अपने अंदर दफन कर दी थी। एकाक्ष, बेटा, अपनी माँ से हाथ नहीं करेगा, वो औरत जिन्होंने मुझे सालों तक पाला, दूसरी तरफ से बोलती है। एकाक्ष, बेटा, क्या तू अपनी माँ से बात नहीं करेगा? मेरे हाथ मुट्ठी में बंद हो जाते हैं और मैं बिना एक शब्द और सुने कॉल काट देता हूँ। फ़ोन फिर से बजता है, लेकिन मैं कॉल डिसमिस कर देता हूँ। ये 5 मिनट तक चलता रहा, जब तक मैं फाइनली गुस्से में कॉल उठाता हूँ और कान पर लगाता हूँ, लेकिन कुछ नहीं बोलता। मुझे माफ़ कर दे, बेटा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उसकी आवाज़ टूट रही थी, वो माफ़ी मांग रही थी। मुझे एक बेटा होने के नाते उसके लिए बुरा महसूस करना चाहिए था, लेकिन ये बात है, मैं उसका बेटा नहीं हूँ। उसने जिंदगी भर मुझसे झूठ बोला। मेरी पूरी असलियत झूठी बना दी। एक नई पहचान बनाई, अपने और अपने पति के खून पसीने से कमाए पैसे का सहारा लेकर, बिना मुझे अपनाने के। 5 साल हो गए हैं, तुमने हमसे एक भी शब्द नहीं बोला, ना हमें देखा। बहुत दुख होता है, बेटा। तुमने हमसे वो हक छीन लिया जो माँ बाप बनने का होता है, वो रोती जा रही थी। और तुमने सालों पहले मेरा सच जानने का हक मुझसे छीन लिया था। तुमने किसी अजनबी पर भरोसा किया ये सच बताने के लिए, लेकिन अपने उस बेटे पर नहीं जो तुम्हें माँ कहता था। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन अपने आप को रोका। पीछे से उसका पति उससे शांत करने की कोशिश कर रहा था। मेरा दिल थोड़ा दर्द महसूस करता है, और वो छोटा लड़का जो कभी उससे माँ कहकर बड़ा हुआ था, उसके पास जाकर उसे गले लगाना चाहता है। लेकिन मेरे अंदर का आदमी उस लड़के को रोकने लगता है। मैं समझती हूँ अगर तुम हमसे बात नहीं करना चाहते, बेटा, वो अपने आंसू रोकते हुए बोलती है, हम बस तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते थे। हम दुआ करते हैं कि तुम जहाँ भी हो, खुश रहो, चाहे हमारे साथ या। उसे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा करती, मैं फ़ोन दीवार पर जोर से फेंक देता हूँ। मेरे खून में गुस्सा उबालने लगता है, मेरे अंदर का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि मैं इस वक्त क्या करना चाहता हूँ, ये समझ नहीं पा रहा। लेकिन किसी को बेपनाह दर्द देना उसमें शामिल है। मैं अपनी तरफ रखा एक वास उठाता हूँ और ज़मीन पर जोर से फेंक देता हूँ। ये एहसास कि आज मेरा जन्मदिन है, मेरे रगों में जहर की तरह फैल जाता है। वो दिन जब मैं पैदा हुआ था, वो दिन जब मेरी माँ ने मुझे किसी और के पास छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे नहीं चाहती थी, वो दिन जब मुझे एक झूठी पहचान मिली थी और जब मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ बन गई थी, हर साल वापस आता है और ये सब कुछ बार बार याद दिलाता है। मैं अपने आसपास रखी हर चीज़ उठाकर दीवार पर फेंक देता हूँ, चाहे वो ग्लास हो या कुछ और, सब कुछ टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है। मैं अपने पास रखी कुर्सी उठाकर सामने की दीवार पर जोर से मार देता हूँ, उससे भी तोड़ डालता हूँ। एक और ग्लास टम्बलर उठा के, मैं उसे भी दीवार पर जोर से मार देता हूँ। छोटे छोटे कांच के टुकड़े वापस आकर मेरे हाथों, बाहों और शरीर के आंखों के अलावा खुले हिस्सों को चुभ जाते हैं। एक टुकड़ा मेरे आँख के बिल्कुल पास आता है और उस वक्त मैं थोड़ा झिझकता हूँ और कांच के टुकड़ों पर गिर जाता हूँ, अपने पैरों को भी चोट पहुँचाता हूँ। लेकिन ये दर्द, खून और खरोंच अब कुछ भी नहीं लगता। ये सिर्फ मेरी एड्रेनालाइन और गुस्से को बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा। मैं पलटकर कुछ और उठाने जा रहा हूँ जब मेरी नज़र जहर पर पड़ती है, जो काउच के एक कोने में लिपटी हुई है, मुझे प्यारी सी नज़र से देख रही है। जहर की आंखें सिर्फ तभी नरम होती हैं जब उसे पता होता है कि मैं चोटिल हूँ। मैं उसे संभाल के अपनी गोद में उठाता हूँ और अपने कमरे में रख के दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसे बाहर छोड़ दिया तो मुझे पता है कि उसे भी चोट लग सकती है।
वापस आकर मैं टेबल को लात मार देता हूँ और बार कैबिनेट की तरफ बढ़कर 4 व्हिस्की की बॉटल्स निकालता हूँ। जैसे ही मैं बॉटल खोलता हूँ, मैं अंदर का कंटेंट सीधा गिलास में उड़ेलने लग जाता हूँ। अल्कोहल मेरी तकलीफ को शांत करने और उसे इतना सुंद कर देने में मदद करता है कि मैं कुछ महसूस न करूं। सब कुछ भूलने में मदद करता है। ये मुझे अच्छा महसूस कराता है। बस यही मुझे चाहिए। मैं एक बॉटल जल्दी खत्म करता हूँ और उसे दीवार पर मार देता हूँ, फिर दूसरी गिलास करने लग जाता हूँ। जैसे जैसे अल्कोहल मेरे सिस्टम में घुलने लगता है, दर्द कम होता जाता है। तीसरी बॉटल आधी करने पर डोरबेल बजती है। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और मेरा आदमी बाहर खड़ा होता है। मैं उसे अंदर आने देता हूँ और खुद सामने के दरवाजे की तरफ एक नज़र डालता हूँ। मैं काउच पर बैठ जाता हूँ और वो मेरे सामने खड़ा होता है। क्या हुआ उस आदमी का? कोई अपडेट? मैं पूछता हूँ। वो परसों को 27 बच्चों को हांगकांग भेजने वाला है, सेक्स स्लेव्स बना के बेचने के लिए। उनमें 19 लड़कियां और 8 लड़के हैं, वो जवाब देता है और मैं सिर हिलाता हूँ। आदमी तैयार करो, कल हम उसके पूरे गैंग का सफाया करेंगे, मैं उसे आदेश देता हूँ और वो सिर हिलाता है। अब तुम जा सकते हो। वो फिर से सिर हिलाता है और जाने के लिए पलटता है, लेकिन जाने से पहले एक बार और मुड़कर कहता है, बॉस, मुझे ये कहना शायद गलत हो, पर अपने आप को इतना मत दुखो कि तुम्हें ठीक करना मुमकिन न हो। पिछले 5 सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। चले जाओ। अगर तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, तो बोलने की जरूरत नहीं, मैं उसे गुस्से से बोलता हूँ और अपनी जगह से उठता हूँ। बिना कुछ और बोले, वो सिर्फ एक साधारण सिर हिलाता है और चला जाता है। मैं तीसरी बॉटल का कंटेंट खत्म करता हूँ और काउच पर बैठ जाता हूँ। मेरा दिमाग सुन्न होने लगता है और मैं आखिरकार कुछ महसूस करना बंद कर देता हूँ। मेरी मांसपेशियां धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं और गुस्सा धीरे धीरे कम होता है। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और अपनी झूठी फैमिली के साथ गुजरे हुए लम्हे याद करने लगता हूँ। उस लड़की का धोखा, जिसे मैं कभी अपनी जिंदगी का प्यार समझा था, और जो दिल दुखाया मेरे अपने कहने वाले लोगों ने, सब कुछ ताज़ा है। मैं तुरंत अपनी आंखें खोलता हूँ और सब कुछ भूलने की कोशिश करता हूँ, जब मेरा डोरबेल फिर से बजता है। गुस्से में, मैं उठता हूँ और दरवाज़ा खोलने जा रहा हूँ जब इम्पेशेंट इंसान डोरबेल फिर से बजाता है। दरवाज़ा खोलता हूँ और मेरे सामने मेरी जिंदगी की मुसीबत खड़ी है। उसका हंसता हुआ चेहरा तुरंत डर से भर जाता है जब वो अपनी आंखों को बड़ा कर लेती है और उसके फीचर्स बदल जाते हैं। वो लगभग अपने आप पर गिरती है, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लेती है। नॉट लाइक आई नोटिस्ड और समथिंग, बट ये काफ़ी ओब्वियस चीज़ है। उसका पोइज ऐसा है जो किसी से भी मिस नहीं हो सकता। मैं उसे सीधे आंखों में देख रहा हूँ, जैसे वो मेरी शिकार हो, और मैं सिर्फ उसे हंट और हर्ट करना चाहता हूँ। तुम समझती क्या हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं गुस्से में उससे पूछता हूँ, एक कदम उसके करीब आते हुए। वह पीछे हट जाती है और अपनी पलकों को नर्वसनेस में झपकाती है, फिर फाइनली हल्की सी आवाज में कहती है, मैं तुम्हें विश करने और ब्राउनीज देने आई थी, जब मुझे पता चला कि आज तुम्हारा बर्थडे है। बर्थडे? साला बर्थडे। मैं अपना सर थोड़ा टिल्ट करता हूँ और उससे ब्राउनीज के बारे में पूछता हूँ, फिर उन्हें उससे लेकर फक देता हूँ। उसे समझना चाहिए कि मैं उसके लिए सिर्फ मुसीबत हूँ। मैं उसकी जिंदगी में सिर्फ वो प्रॉब्लम्स ला सकता हूँ जो वो कभी नहीं चाहेंगी। उसकी आंखें मेरे इस एक्शन पर आंसू से भर जाती हैं, और एक सेकंड के लिए मेरा दिल पलट जाता है, लेकिन मैं अपने आप को फिर से कंपोज कर लेता हूँ। मैं उसे धमकाता हूँ कि दूर रहे, लेकिन वह लड़ती है और कहती है कि वह मुझे ट्रीट करना चाहती है। मेरे मना करने के बावजूद वह नहीं सुनती और पेंटहाउस के अंदर आ जाती है। इतनी हिम्मत है इसमें। किसी दिन ये अपने आप को बड़ी मुसीबत में डाल लेगी। मैं उसके पीछे जाता हूँ और सिर्फ कुछ इंच दूर खड़ा हो जाता हूँ। उसकी मीठी खुशबू मेरी सेंसेस को इंटॉक्सिकेटिंग कर देती है। वह मेरी तरफ पलटी और मैं उसकी खूबसूरती को देखने से अपने आप को रोक नहीं पाता। मुझे नहीं पता ये अल्कोहल का असर है या कुछ और, लेकिन मैंने कभी इतनी खूबसूरत और सेरीन लड़की नहीं देखी अपनी जिंदगी में। वह इतनी डरी हुई लगती है,
जैसे मैं उसे कभी भी खा जाऊंगा, और ये बब्लाडी शिट मेरी रूह को एक अजीब सी सुकून देता है। मैं सिर्फ तुम्हारे जख्म ठीक कर दूंगी, फिर चली जाऊंगी, वह कहती है, टॉपिक बदलने की कोशिश करते हुए। मैं उसके करीब जाता हूं और उसके कान में धीरे से फूंकता हूं, करो। तुम वैसे भी रुकने वाली नहीं हो, चाहे मैं तुम्हें फोर्स भी करूं। तो, शुरू करो। ट्रीट मी। वह अपना चेहरा मेरी प्रॉक्सिमिटी से दूर कर लेती है, लेकिन मैं अपने 2 उंगलियों से उसका चेहरा वापस अपनी तरफ लाता हूं। उसकी स्किन मेरी रफ फिंगर्स के नीचे कॉटन जैसी महसूस होती है। मैं अपना चेहरा उसके करीब लाता हूं, उसकी ठोड़ी को अपनी नाक से छूता हूं, जानबूझकर उसे टीज करते हुए, और उसकी मीठी खुशबू को अपनी सांसों में भरते हुए। वह चीजें जो ये लड़की मुझे करने देती है, वो इंसान है, लेकिन मुझे मजा आ रहा है। मैं उसे ट्रीट करने के लिए कहता हूं और वह कर भी देती है। जिस तरह से वह मेरे कट्स और वाउंड्स को जेंटली क्लीन करती है और फर्स्ट एड देती है, मुझे लगता है कि क्या सच में ऐसी कोई लड़की एक्सिस्ट कर सकती है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है। उसका सॉफ्ट टच बिल्कुल कॉटन जैसा लगता है। जिस तरह से वह मीठी बातें करती है और कभी-कभी अपने शब्दों का काउंट भूल जाती है, ये सब मुझे वो चीजें करने पे मजबूर करता है जो मैं अब नहीं करना चाहता। ये मुझे उसे बर्बाद करने का मन करता है। कोई बैंडेज नहीं है। मुझे तुम्हारी रिंग फिंगर के आसपास लगाना है क्योंकि वहां कट है, वह कहती है, बड़ी मुश्किल से मेरी आंखों में आंखें डालते हुए। छोड़ो। एक कट वैसे भी ठीक हो जाएगा बिना बैंडेज के। अगर ये सब हो गया है तो तुम जा सकती हो अब, मैं उसे ठंडी सी आवाज में जवाब देता हूं। उसे अब यहां से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि मेरे डार्क सेंसेस मुझ पर कंट्रोल कर लें। 3 व्हिस्की की बोतलें तो वैसे भी कोई मदद नहीं कर रही हैं। उसने कहा कि उसके पास बैंडेज हैं, और वह भाग कर ले आती है, रास्ते में टेबल से टकरा जाती है। धीरे चलो, मैं धीरे से बोलता हूं, इतना धीरे कि उसके सुनने लायक भी नहीं होता। वह तुरंत वापस आती है और मेरी उंगली पर बैंडेज लगाती है। मैं बैंडेज को देखता हूं और मेरी आंखें सरप्राइज में खुल जाती हैं। उसने एक हेलो किटी बैंडेज लगा दिया है मेरी उंगली पर। कौन ऐसे चीजें रखता है भाई? जवाब में वह अपनी लंबी पलकों को झपकाती है, बार-बार मुझे अपने ऊपर से कंट्रोल खोने पर मजबूर करती जा रही है। जब वह मेरे चेहरे के वाउंड को क्लीन करती है, मैं उसे अपने पास खींच लेता हूं। अपना हाथ उसकी कलाई के इर्द गिर्द लपेटकर मैं उसे और करीब कर लेता हूं। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, और वह अपने होठों को इस करीब से रुकने के लिए रोक लेती है। मैं अपना चेहरा उसके और करीब करता हूं, हमारे गालों को छूता हूं, और अपने होंठ उसके कानों के पास ले जाता हूं। वह बोलने की कोशिश करती है लेकिन आखिर में हकलाती है। मैं जानबूझकर उसे टीज करता हूं और उसके बालों की महक को अपनी सांसों में भर लेता हूं। अब क्या हुआ? तुम इतना बोल रही थी और अब एक प्रॉपर सेंटेंस भी नहीं बना पा रही हो। हंहा, मैं अपनी उंगली उसके ठोड़े से लेकर उसकी गर्दन तक, फिर कॉलर बोन तक, और सबकॉन्शियसली उसके ब्रेस्ट को छूता हूं, फिर उसकी गर्दन को अपने हाथ में लेकर अपना चेहरा पीछे खींचता हूं। मेरे सेंसेस वापस आते हैं जैसे ही मेरा हाथ उसके ब्रेस्ट को छूता है। वह लाल ड्रेस फाड़कर उनका मजा लेने का विचार मेरे दिमाग में आ जाता है, लेकिन मैं उससे लड़ता हूं और उसे फिर से वार्न करता हूं। मैं तुम्हारे लिए सेफ नहीं हूं। तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। और मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं उसे स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करता हूं और उसे छोड़ देता हूं। प्लीज अपना ख्याल रखो और अपने आप को चोट मत पहुंचाओ। प्लीज, एकाक्ष। जब उसके मुंह से मेरा नाम निकलता है तो लगता है जैसे एक एडिक्शन बन रहा हूं मैं। यह वो एडिक्शन है जो मैं अपनी जिंदगी में नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को और बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरा जबड़ा कस जाता है और मैं उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ता हूं और उसे वार्न करता हूं, मुझसे दूर रहो, लिया। फिर मैं उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पेंटहाउस से बाहर निकाल देता हूं। उसकी आंखें मेरी इस हरकत पर आंसुओं से भर जाती हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जिद्दी बनना बंद करना होगा, क्योंकि यह उसे कहीं नहीं ले जाएगा। अपने पेंटहाउस वापस जाओ, मैं कहता हूं, और आंसुओं भरी आंखों के साथ वह मान जाती है। जैसे ही उसके पेंटहाउस का दरवाजा बंद होता है,
मैं वापस अंदर जाने के लिए पलट जाता हूँ, लेकिन मेरी नज़र उस ब्राउनीज के डब्बे पर पड़ती है जो उसने लाया था। मैं डब्बे के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि सिर्फ कुछ ब्राउनीज ही खराब हुई हैं। मैं अच्छे वाली ब्राउनीज को उठाता हूँ और अंदर चला जाता हूँ। मैं एक बाइट लेता हूँ और साला यह तो बहुत अच्छी है। लगता है उसे बेकिंग का बहुत शौक है, मैं धीरे से बोलता हूँ।